केमिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट से आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री का पहला करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप इसमें सीखेंगे, आपको हेल्प करेगा हर मैनर में। डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट समझने में भी हेल्प करेगा। चलिए, मैंने जब यहाँ लिखा है केमिकल रिएक्शन वर्ड और इक्वेशंस वर्ड, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, हम आएंगे इन शब्दों तक। पहले हम कुछ चीज़ों को समझें। व्हाट हैपन्स व्हेन, जब ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, चलिए बताइए। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में दूध आपने बाहर रख दिया, फ्रीज में नहीं रखा, रूम टेम्परेचर में, क्या होगा? दूध खट्टा हो जाएगा, बाद में आप उसे उबाला देने जाओगे तो फट जाएगा, मिल्क सोर हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों हो जाएगा? गर्मियों के दिन थे, इस बात को ध्यान देना है। सर्दियों में अक्सर दूध बाहर भी रख दिया जाता है, रात को फ्रिज में नहीं भी रखा जाता है तो ख़राब नहीं होता। पर गर्मियों के दिनों में जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे रख दें, 35, 40, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो जो मिल्क है उसके अंदर जो भी कोई एलिमेंट्स हैं वो शायद कुछ इस तरह के बॉन्ड्स बनाएं या इस तरह का बिहेव करें, रिएक्ट करें कि वो अपनी कॉम्पोजिशन बदल जाए, अपना नेचर बदल जाए, तो वो ख़राब हो जाएगा, हमारे उस उपयोग में नहीं आ पाएगा जैसे हम उसे मिल्क की फॉर्म में यूज़ करना चाहते थे। तो हम उसका या तो छेना बना लेंगे या उसी छेने को हम पनीर में बदल देंगे। तो हम अक्सर दूध जब फट जाता है या ख़राब हो जाता है, फेंकते तो नहीं हैं, हम पनीर बना लेते हैं, है कि नहीं? उसे खा लेते हैं, बड़ा मज़ेदार, क्योंकि वो तो बनेगा ही ऐसा। अच्छे दूध को भी अगर पनीर में बदलना है, छेने में, तो थोड़ी नींबू की बूंदें डाल के फटाया जाता है। दूध फटाने का एक तरीका होता है, ओके? तो इस तरह से अब वो पहले दूध था, लेकिन अब वो बन जाएगा पनीर। तो पनीर से वापस दूध बना लोगे? नहीं। छेने से वापस दूध बना लोगे? नहीं। तो ये जो बदलाव आया है ये शायद फिज़िकल चेंज नहीं है। फिज़िकल चेंज में जो मैटर है उसकी जो फॉर्म है वो चेंज होती है, कॉम्पोजिशंस नहीं। केमिकल कॉम्पोजिशंस चेंज नहीं होती हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। बट दूध के केस में तो हमने समझा कि जैसे केमिकल चेंज जैसा कुछ हुआ है कि जो चीज़ पहले हमारे पास अवेलेबल थी और अब जो चीज़ बन गई है, उस बनी हुई चीज़ से पहले वाली चीज़ दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती, है कि नहीं? चलिए, इसी तरह से दूसरा पूछा है आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन आयरन तवा या पैन या नेल, यानी कि लोहे का जो तवा रहता है आपका खाना बनाने का, या कोई फ्राई पैन है या कोई नेल है, कील है, इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर आपने उसे हवा में खुला छोड़ा है और हवा में नमी है, नमी है, पानी है हवा में, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है ना, द वर्ड ह्यूमिड इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बस जब हम साइंस को पढ़ते हैं, अज्यूम करके नहीं चलना है, शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर वर्ड ये था कि जो रूम टेम्परेचर है वो समर सीज़न की बात हो रही है, तो टेम्परेचर ने किसी रिएक्शन को एक्टिवेट किया है यहाँ पे। यहाँ पर ये कहानी है कि एक तो आयरन की भूमिका मेन है, मेटल की बात हो रही है, और दूसरा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, मतलब एटमॉस्फेयर, एयर जो है उसमें नमी है, पानी है उसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो गाड़ी के वो हिस्से हैं, जो हमारे कीलें होती हैं, अक्सर इन्हें जंग लग जाता है। क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाती है, यानी कि ये करोड हो जाते हैं। तो वो जंग लग जाना, अब जब आपने कोई गाड़ी ख़रीदी या आपके पास कीलें हैं, नेल्स, उन्हें जंग लगा, अब आप उनके जंग को उतार दीजिए तो गाड़ी की वो मेटल की शीट उतनी पतली हो जाती है, उसका जंग के रूप में नुकसान हो जाता है। और या फिर जो आपने कील है उन्हें झाड़ दीजिए, कीलों का वज़न भी बाद में कम हो जाएगा। मतलब उतना जो मैटर जंग के रूप में, रस्ट के रूप में अब मिला है, उसने उतनी ही जो आयरन था उसके नेचर, उसके कॉम्पोजिशन को बदला, तो वो रस्ट बना।
और वो रस्ट से अब वापस से वो आयरन का तवा या वो आयरन का नेल या आयरन का पैन नहीं बन पाएगा। दोबारा आप उससे उसे नहीं बना पाएंगे, नॉट पॉसिबल। आप उसे गला लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आग में डाल दीजिए, दोबारा लोहा नहीं बनेगा। तो शायद ये भी एक तरह से जो मैटर की फॉर्म ही नहीं बदली, उसकी तो केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल गई। ये केमिकल चेंज का निशानी है कि नहीं? इसके अलावा जब ग्रेप्स हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं, हम अंगूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है। ये भी एक तरह से कई बारी सोर हो जाते हैं, खट्टे और ज़्यादा बिटर टेस्ट हो जाता है उनका। तो आप घरों में लाते हैं, एक आधा दिन भी पड़े रह जाएं तो बीच बीच में से कुछ अंगूर कैसे लाल किशमिश जैसे होने लग जाते हैं। धीरे धीरे अगर आप उन्हें और प्रक्रिया में अपनाएं तो फिर जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं उनमें अंगूरों से ही किशमिश बनाए जाते हैं, रेसिन उन्हीं से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जैसे आप अपने घर में आम लेकर के आए कच्चा, या आप अपने घर में नींबू लेकर के आए और आपने उनमें ऑयल यूज़ किया, सनलाइट यूज़ की, ऑयल और सनलाइट की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन की प्रोसेस के वाया वो अचार बन गया, पिकल, है कि नहीं? क्योंकि उसके अंदर का सारा पानी जब निकल गया, सारा अंदर का पानी निकल गया, उसकी प्रकृति बदल गई, उसका नेचर चेंज हो गया। अब वो उस मात्रा में नहीं खाया जा सकता जैसे पहले खा रहे थे आप, और अब वो अचार बन गया है। अब अचार से वापस आम तो बनने से रहा, है कि नहीं? तो लेकिन आप एक आम लेके आए, उसको आपने स्लाइसेस में काटा, आपने तो फॉर्म ही बदली है, स्लाइसेस को फिर इकट्ठा करो आम बन जाएगा। बट जब अब आपने एक बार उसका अचार बना लिया है, अचार से दोबारा आम तो बनने से रहा, अब वो आम का अचार हो गया है। पर आम पूरा, आम कटा हुआ, आम किसी भी शेप में कटा हुआ, आम तो आम ही है। तो वो फिज़िकल चेंज है। ये जो हुआ अचार बना, ये केमिकल चेंज है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के वाया, चाहे वो गन्ने का निकला हुआ रस है, चाहे वो शुगर है, ये सारी चीज़ें अल्कोहल में बदल जाती हैं। वो चेंज हो गया केमिकल सब वापस से। अब उस रस से आप फिर से गन्ने का रस नहीं बना सकते, फिर से फलों के रस नहीं बना सकते। दैट्स इट। सो सच फर्मेंटेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो इसी तरह से अब आगे चलें तो फूड इज़ कुक्ड, खाना पकाते हैं आप। खाना पकाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप हीट का प्रयोग करते हैं। हीट कैसे भी आ सकती है, आप लकड़ी जलाइए, एलपीजी यूज़ करिए, या आज इंडक्शन चूल्हे आ चुके हैं। मेन आस्पेक्ट है आँच, आपको हीट चाहिए। और उसके बाद आपने जो भी कच्ची चीज़ें हैं, वो चाहे मांस है, मछली है, मीट है या सब्ज़ियां हैं, कुछ भी है, आपने उसे चढ़ाया आंच पर और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो आप कहेंगे पक गई। क्योंकि बॉन्ड्स जो एलिमेंट से, जो जिन सब्सटेंसेस से वो सब्ज़ियां, वो मांस, मच्छी जो भी बना है, उनके बीच भीतर बॉन्ड्स टूटे। आपने पानी में डाल के पकाया या आपने हवा के संपर्क में पकाया, जैसे भी करके आपने उसे पकाया है, उनमें से मॉइस्चर निकल रहा है, ह्यूमिडिटी निकल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो धीरे 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 नरम पड़ रहे हैं। जैसे कि आलू हाथों में पकड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल अब नरम हो गया, अंदर के सारे बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो गए। जिस भी मैनर में उसका एलिमेंट्स के आपस में बॉन्ड बने थे वो बदल गए। अब उस उबले हुए आलू को दोबारा सख्त आलू नहीं बना सकते, उस उबली हुई सब्जियों को दोबारा सख्त सब्जियों में नहीं बदल सकते। बट हाँ, कच्चा आलू जितने मर्जी स्लाइसेस में काट लो, फिर इकट्ठा कर लो, आलू तो आलू ही है। पर आलू एक बार उबाल दिया, भोजन बना लिया, दोबारा कच्चे आलू में बदल नहीं सकता, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशंस में बदलाव आ गया है, चेंजेस आ गए हैं। ये केमिकल चेंज है। ओके, तो इसी तरह से खाना पकता है और हम पका के खाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पेट में जो भोजन जाएगा वो बॉडी के अंदर ईज़िली ब्रेक डाउन हो जाए। क्यों करना होता है हमें ब्रेक डाउन उन्हें? जो हम जो भी भोजन खाते हैं, फूड जो हम इनटेक करते हैं, वो बहुत से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स से बना रहता है।
और ऐसे में हमारी ये कोशिश होती है कि उस फूड को हम सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ दें या सिंपल एलिमेंट्स में बदल दें। इसे ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहते हैं, ताकि हम उससे जो एनर्जी डिराइव करना चाहते हैं वो हो पाए। अब बॉडी वाइज वो कई तरह से आप परफॉर्म करते हैं मैकेनिकली। आप उसे च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर कई तरह से वो सलाइवा और पेट की इंटेस्टाइन्स में जाके कई तरह के एसिड्स के साथ केमिकली रिएक्ट होके भी यही होता है। तो मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन आप करते हैं बॉडी में, बट फिर भी ये सहजता से हो जाए उसके पहले ही बहुत सारा ब्रेकडाउन आप कर लेते हैं। पहले आप फिज़िकल ब्रेकडाउन करते हैं, सब्जियों को चॉप करते हैं, काटते हैं, सारा एक शेप देते हैं उन्हें, और फिर उन्हें आप केमिकल रिएक्शन के वाया पकाते हैं, बॉईल करते हैं, बनाते हैं। काफ़ी हद तक ब्रेकडाउन करने के बाद फिर आप उनका इनटेक करते हैं। उसमें भी कई बार कई खाने नहीं पचता क्योंकि अच्छे से पका नहीं होता या अच्छे से कटा नहीं होता, तो आप कहते हैं कि पचा नहीं खाना। डाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो डाइजेशन में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उन्हें सिंपल कंपाउंड्स में बांटा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इसलिए डाइजेशन भी, खाना पकाना और खाने को पचाना, दैट डाइजेशन इट इज़ ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है और ये गतिविधि तभी एग्जीक्यूट हो जाती है जब आपने जो सांस इनहेल की, फिर सांस एक्सेल की, द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो ये रेस्पिरेशनल केमिकल रिएक्शन होता है जो आपके सेल को एनर्जीज प्रोवाइड करता है फूड को डाइजेस्ट करा के। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ओके। वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह से ये फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन ही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई। फिर यहाँ पे पूछा गया वी रेस्पायर, आप रेस्पिरेशन करते हैं, आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, आप एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इनटेक किसी चीज़ का लिया और आउटगोइंग एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। ये क्या है? केमिकल चेंज है, ओके। तो इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं, मुझे नहीं लगता आप इनमें से किसी एक को भी नहीं जानते, सबको जानते हो। अक्सर गर्म दूध बाहर रखने की वजह से ख़राब हुआ है लोगों का, खाना रोज़ पकता है, भोजन रोज़ पचाया जाता है बॉडी में, आप हर पल हर क्षण सांसें ले रहे हैं, आप अक्सर जंग की समस्या से परेशान हैं इसलिए पेंट किया जाता है। और ये सारी चीज़ें आपने अक्सर देखा है कि वो अंगूर ख़राब हैं, ये सही हैं, वो ज़्यादा पक गए हैं, या आपने किशमिश भी खाए हैं, ये सब आप यू नो इट वेरी वेल। तो ये चीज़ें अब तक आपकी लाइफ में कितनी एसेंशियल हैं आप इमेजिन करिए। मैं आपसे थोड़ी देर के लिए पूछता हूँ, केमिकल रिएक्शंस का प्रोसेस अगर ना होता, भोजन पक पाता? थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कहते हैं कि हम भोजन नहीं पकाते, हम कच्चा खाते हैं, शिकार करते हैं, जानवर हैं जैसे। तो कच्चा भोजन अगर खाते हैं आप, बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस ना होता तो वो ज़िंदा रह पाते? नहीं रह पाते। आपकी वेरी एग्जिस्टेंस के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस के लिए केमिकल रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। आई बात समझ में? चारों तरफ इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपके सामने कई कंपाउंड्स, कई सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके बिना आप एग्जिस्ट ना करते। ये केमिकल रिएक्शंस ना हो तो आग ना जले, ये रिएक्शंस ना हो तो शरीर ना जले, ये रिएक्शंस ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो तो अनाज ना उगे, ये रिएक्शंस ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए अगर केमिस्ट्री की इस ब्रांच को डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो सब खत्म है, कुछ भी नहीं बचेगा। आपके एग्जिस्टेंस के लिए, जिन चीज़ों की वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, और लगातार उनके और आपकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू होती रहे, उन चेंजेस के लिए जिम्मेदार केमिकल रिएक्शंस ही हैं। हम इन केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं अलग अलग मायनों में। इनका एक पैटर्न होता है एग्जीक्यूट होने का।
वो पैटर्न को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम आपके सामने केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं केमिकल इक्वेशंस को हम बनाना, पढ़ना, अरेंज करना सीखेंगे। यही चैप्टर का नाम था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम वही करने जा रहे हैं। अभी तक की इस सारी कहानी से हम ये सीख पाए कि ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए जो हो रहे हैं, ये कैसी सिचुएशंस हैं। लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखती है कि इन ऑल दीज सिचुएशंस द नेचर, यानी कि उस चीज़ की प्रकृति, एंड द आइडेंटिटी, यानी कि उसकी जो पहचान है। सो इन ऑल दीज सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। हम यहाँ पर मिल्क की ही बात ले लें। मिल्क का जो नेचर है, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ इमल्सिव, प्रकृति उसकी। लेकिन अब आपके सामने आ चुका है पनीर, है कि नहीं, चीज़। और दूसरी तरफ मिल्क की जो आइडेंटिटी थी वो एक काइंड ऑफ लिक्विड आइडेंटिटी थी, लेकिन चीज़ की आइडेंटिटी लगभग सॉलिड होती है। पहचान आप अलग से कर रहे हैं, आपको दिख जाता है ये पनीर रखा है, ये दूध पड़ा है। सभी चीज़ों को आप देख लीजिए, सभी चीज़ें आपके सामने हैं कि नेचर बदल जाता है, आइडेंटिटी बदल जाती है जब केमिकल रिएक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, वही यहाँ पर बताया, उसकी पहचान, उसकी शक्ल बदलती है, उसकी प्रकृति बदलती है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि सो whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। तो जब भी इस तरह का रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज होता है, जो यहाँ हुआ, हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये जो रिएक्शन हुआ, ये केमिकल सेंस में रिएक्शन हुआ है। देयर कैन बी फिजिकल रिएक्शंस ना, है ना। आपने मुझे मारा, मैंने आपको एक मारा, तो फिजिकल रिएक्शंस विल बी देयर आर केमिकल रिएक्शंस। अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो फिर दिमाग में आता है कि हमारे सामने जो मैटर है, हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में कि वो दो तरह के चेंजेस को एक्सपीरियंस कर सकता है, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। हम समझ लेते हैं, जैसे एक बार दोबारा से थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। फ़िज़िकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो कई चीज़ें आपके सामने आएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक इमेज के वाया आपसे समझता हूं, इसको समझिए। आपने पढ़ा है, बस आपको इसे रिकॉल करना है। लीजिए, तो अब यहाँ पर आप देखिए। अब आप मुझे बताइए कि बर्फ़ का पिघल जाना, द मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ़ पिघली, बर्फ़ सॉलिड स्टेट में है, जब पिघल गई तो वो पानी हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो सॉलिड से लिक्विड होना, यानी कि किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होना, ये फिज़िकल चेंज है। क्यों? क्योंकि लिक्विड को फिर से फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आइए, वो फिर आइस बन जाएगा, है ना। मतलब जो बना है उससे फिर ओरिजिनल चीज़ बना सकते हो, ये रिवर्सिबल है ना। लिक्विड को और ज़्यादा हीट दो तो वो वेपर बन जाएगा, गैस स्टेट और चेंज हो गया। पर फिर उसे ठंडा करना शुरू करो तो गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से फिर आइस हो जाएगा। आप रोज़ अपने घरों में बर्फ़ अपने कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक में घुल के पानी हो जाता है, और रोज़ फिर उसकी कंपनसेशन के लिए आपने वो आइस यूज़ कर लिए क्यूब्स, रोज़ पानी से ट्रे भर के फ्रिज में लगाते हो, फिर बर्फ़ बनाते हो, है कि नहीं। इट्स अ वन एंड द सेम थिंग। बर्फ़ के रूप में है, यानी कि आइस, या पानी के रूप में है, या वेपर के रूप में है, अल्टीमेटली उसका जो नेचर है वो तो वही है, केमिकल कॉम्पोजिशन तो वही की वही है, केमिकल फॉर्मूलेशन तो वही है। तो किसी भी तरह से जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। मैटर का स्टेट चेंज हुआ है, और मैटर का स्टेट चेंज होना फिज़िकल बदलाव है, केमिकल बदलाव नहीं है।
अच्छा, दूसरी तरफ आपने वुड को काट दिया, बड़े बड़े प्लैंक्स में काटा, फिर छोटे छोटे चॉप कर दिए, जो भी कर दिया। अब अल्टीमेटली आपने उसे इतने छोटे छोटे दानों में क्रश कर दिया। अब आपने उसे क्रश कर दिया है, अब आप उसमें कोई भी एक अडहेसिव ऐड करिए, कोई भी एक केमिकल ऐड करिए जिससे वो जुड़ सकता है, वापस से उसे फेविकॉल से जोड़ दीजिए, वो फिर से एक प्लाई बन जाएगा, वो फिर से वुड का एक दोबारा प्लैंक बन जाएगा। मतलब वुड ही थी ट्री की, काट दी तो प्लैंक हो गए, काट दी तो चॉप्ड पीसेस हो गए, लास्ट तक भी वो वुड ही है। वुड विल रिमेन वुड। तो किसी चीज़ को काटने से क्या है कि देखो उसका साइज़ बदल दिया, उसकी शेप बदल दी, साइज़ शेप बदल रहा है ना, उसका नेचर तो नहीं बदल रहा, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तो नहीं बदल रहा, ये फिज़िकल चेंज है। ठीक इसी तरह से आपने दूसरी चीज़ अपनाई, आपने पेपर को या तो कट किया या पेपर को श्रेड कर दिया। अब ये भी पेपर ही है और ये श्रेड हुए पीसेस भी पेपर ही हैं, दोनों को आग लगाओ दोनों जलेंगे भी, दोनों सेम ही हैं। ये जो हैं श्रेडेड, इनको फिर से किसी तरह से बॉईल करो पानी में मिक्स करके, फिर से पल्प जैसा कुछ बनेगा, सुखा लो दोबारा पेपर बन जाएगा, इससे फिर पेपर बन जाएगा। या आप में इतनी ताकत है तो सेलो टेप लेके चिपका लो सारा, फिर पेपर बन जाएगा। तो नोट कट जाता है, कई बारी कॉपी के पेजेस कट जाते हैं, फट जाते हैं, हम मल्टीपल मैनर में उन्हें चिपका देते हैं ना, चिपक के फिर वो एक पेज बन जाता है। तो किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ के तिछड़े बना देना, किसी चीज़ को पिघला देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिज़िकल चेंज है। जैसे अलग अलग तरह के बंटे, है ना, अलग अलग तरह के, जैसे कि ग्रे एंड ग्रीन मार्बल से इकट्ठे कर दिए। अब पहले अलग अलग थे तो अलग बात थी, अब इकट्ठे कर दिए एक बॉक्स में तो लुक अलग हो गई, बट अल्टीमेटली फिर अलग कर सकते हो, वापस से फिर अलग हो जाएंगे। दीज आर द फिज़िकल चेंजेस, मेजॉरली हमारे सराउंडिंग में ये चेंजेस हो रहे हैं, और इन चेंजेस के तहत आप इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो मैं आपके सामने यहाँ रखने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, पेपर को आपने काट दिया, वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट कर दिया, पेपर को आपने जला दिया और रेस्पिरेशन, तो पेपर को जला के राख बनी, राख से दोबारा पेपर नहीं बनेगा। पेपर को जलाया तो धुआं भी बना, धुएं से दोबारा पेपर नहीं बनेगा। आपने भोजन खाया है और वो जो खा के अब पचा है बॉडी में, उससे दोबारा भोजन नहीं बनेगा। पर आपने वाटर से आइस बना ली, आइस से फिर वाटर बन जाएगा। आपने पेपर को बीच से टॉर्न किया, काटा, फिर से जोड़ दो, फिर सिंगल पीस बन जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत हम ये तय करते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि फ़िज़िकल चेंज क्या है, नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। लकड़ी का पेड़ था, काटी, लकड़ी ही है, टुकड़ों में भी लकड़ी है, छोटे छोटे हिस्सों में भी लकड़ी है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ओके, पेज फाड़ा, फाड़ते फाड़ते इतने इतने टुकड़े कर लिए पेज के, पेज तो पेपर ही है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। फिज़िकल चेंज इज़ रिवर्सिबल, आप दोबारा से वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो ओरिजिनल है, दैट इज़ ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। ये मैं रीकैप करा रहा हूँ, पिछली क्लासेस में तो आपने डिटेल में पढ़ा है। मैटर चेंजेस फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी। मैटर अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है बट केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। जैसे एग्जांपल दिए हैं अब सारे, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, श्रेडिंग पेपर, मिक्सिंग मार्बल्स, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ फिज़िकल चेंज। अब आता है केमिकल चेंज, इसका उलट। अब केमिकल चेंज के अंदर ये चीज़ें आती हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, दीज आर द केमिकल चेंजेस। देखिए, अब लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी को काटा था, वो फिज़िकल चेंज था। अब लकड़ी को आपने जलाया है ऑक्सीजन यानी कि एयर की प्रेजेंस में। अब जितनी लकड़ी जलती जा रही है वो स्मोक में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है और ऐश में कन्वर्ट हो रही है। इस ऐश, हीट, स्मोक को रिकलेक्ट करके आप वुड नहीं बना पाओगे। मतलब जो भी इस तरफ हमारे पास सब्सटेंस है दैट इज़ वुड, वो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस कर रही है, वो जो प्रोडक्शन हुई है, वो इससे ओरिजिनल से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ प्रोड्यूस हुई है, यानी कि नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए। हमारे पास इनपुट में वुड था, बट आप रात को लकड़ी जला के सुबह जब आए वापस
तो अब हमारे पास आउटपुट में ऐश है, वुड नहीं है, तो नए सब्सटेंस फॉर्म हो गए। ओके। और दूसरी तरफ देखिए केला है, केले का छिलका है, रॉटिंग हो गई ना इसकी, धीरे धीरे गल जाएगा ना ये, तो फिर अब वो गली हुई चीज़ दोबारा वापस से उस नए केले में बदल नहीं सकती। वो एक बार गल गई तो आप ये कहते हैं गल गया, ख़राब हो गया। इसलिए प्रिवेंट किया जाता है कोल्ड स्टोरेजेस में, कई तरह के मसाले लगाए जाते हैं और कई तरह की कोशिशें होती हैं, प्रिवेंशन होती है कि कहीं रॉटिंग हो ना जाए, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं है, आप वो नहीं कर सकते सही। उसके बाद आप देख सकते हैं जब आपने विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया, जब एक बार विनेगर और बेकिंग सोडा दिखा तो आपने देखा कि किस तरह से गैसेस निकली वहाँ से, है कि नहीं। अब उन्हें वापस से कलेक्ट करके वही सोल्यूशन, वही लिक्विड नहीं बना सकते जो पहले था, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। और आपके सामने फायरवर्क्स, आपके सामने जो बारूद था वो बारूद आपने जला दिया, वो साउंड में, हीट में, लाइट में कन्वर्ट हो गया, उसे कलेक्ट करके वापस से बारूद नहीं बन सकता। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं द केमिकल चेंज। ऊपर जितने लिखाए थे वो भी केमिकल चेंज। तो यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो गई केमिकल चेंज के मामले में कि केमिकल चेंज क्या है, कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन विल चेंज। जो भी कोई मैटर आपके हाथ में है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से कंपोज्ड होता है। एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो एक कंपाउंड का बेस होता है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो इसलिए हर एक मैटर का अपना एक मॉलिक्यूलर मेकअप होता है, सब मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन कहते हैं जिसे। तो किसी भी मैटर का, सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मेकअप चेंज होना या मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन चेंज होना वो केमिकल चेंज है, वो चीज़ बदल जाएगी। तो लिखा हुआ यहाँ पे इट इज़ अ परमानेंट चेंज। अब आपने लकड़ी जला दी और राख बन गई, राख को लकड़ी बना नहीं सकते, ये जो चेंज होता है ये परमानेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये इरिवर्सिबल है, आप उसे ओरिजिनल वापस प्राप्त नहीं कर सकते। जो अब आपको प्रोडक्ट मिला है उससे वापस ओरिजिनल नहीं ले लेंगे। ओके, तो ये परमानेंट चेंज होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। ओके, केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कॉम्पोजिशन। तो केमिकल चेंज में अक्सर फिज़िकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, क्योंकि जब लकड़ी जल रही है तो अल्टीमेटली लकड़ी का जो साइज़ है, शेप है, फिज़िकल फॉर्म है, वो भी तो सब डिफॉर्म हो गया ना, वो भी तो सब बदल गया ना। और जो ऐश क्रिएट हुई है वो एक तरफ केमिकली तो वो ऐश है, बट उसकी शेप साइज़ लकड़ी वाली थोड़ी ना है, वो लकड़ी की तरह ही सॉलिड थोड़ी ना है, ये भी तो एक चीज़ है ना। तो केमिकल चेंज में फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों बदल जाती हैं, दोनों ही बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इधर से लकड़ी जलाई, ठीक है, अब सामने राख है, मान लिया केमिकल चेंज हो गया, बट लकड़ी की तरह गोल होती, लकड़ी की तरह सॉलिड होती, लकड़ी की तरह कंसिस्टेंट होती कि राख आके उठाई और किसी को भी मार दी, ऐसा नहीं है। तो कई बारी कई लकड़ियाँ रखी होती जल जाती हैं, वो थोड़ी अपनी शेप जलने के बाद भी राख के रूप में भी एक शेप मेंटेन कर जाती है लकड़ी, पर जैसे ही आप उसे उठाते हैं, किसी चीज़ को मारते हैं, बिखर जाती है पूरी, कणों में, राख के कणों में बिखर जाती है। फिज़िकल एंड केमिकल चेंज दोनों हो, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों बदल जाती हैं जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर बताई है। यूजुअली इन्वॉल्व, और जो फिज़िकल चेंज होता है उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता किसी तरह से। आपने पेड़ काट दिया, आपने पेपर काट दिया, आपने दो तरह के बंटे मिला दिए, में एनर्जी किसी भी रूप में वहाँ पर प्रोड्यूस होते दिखती नहीं फिज़िकल चेंज में। इन केमिकल चेंज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आपने फूड डाइजेस्ट किया, बॉडी में खाना जब पचाया, तो बॉडी गर्म भी तो होती है, हीट भी तो क्रिएट होती है। खाना खाते हुए अचानक एक पसीना आ जाता है, एनर्जी क्रिएट होती है कि नहीं। और जब आपने लकड़ी जलाई तो लकड़ी पहले किसी तरह से हीट दे रही थी, पर अब जब लकड़ी जलाई है तो आपको ऊष्मा मिल रही है ना, आप हाथ सेक रहे हो, मतलब हीट रिलीज़ हो रही है क्योंकि वो बर्न हो रही है, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में ये एक गुण होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन।
और वो एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, जैसे साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, किसी फॉर्म में हो सकती है। जैसे क्रैकल्स में, पटाखों में साउंड भी होता है, लाइट भी होती है, हीट भी होती है, तीनों एक साथ होती है। हाँ, लकड़ी कई बार साइलेंटली जलती है, पर कुछ लकड़ियाँ भी साउंड करती हैं। आग का भी अपना एक साउंड होता है। ओके, सो हीट, लाइट, साउंड इन फॉर्म में एनर्जीज क्रिएट होती हैं। ये केमिकल चेंजेस हैं कि मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशंस विल चेंज, इट इज़ अ परमानेंट चेंज दैट इज़ इरिवर्सिबल, chemical change that is both physical and chemical properties of the substances including its composition. It usually involve the production of energy that is heat, light and sound. ये सारी चीज़ें, एग्जाम्पल जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, जैसे रस्टिंग, जंगाल लगना, जैसे रोटिंग ऑफ बनाना, जैसे मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ओके, तो अब हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए कि हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को जब पढ़ने जा रहे हैं तो वो उनको समझने के लिए वो केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, द केमिकल रिएक्शंस, और उसके लिए हम केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे। ओके, सो केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं वो ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हम यहाँ समझेंगे केमिकल इक्वेशंस। तो फिज़िकल चेंज पे आज हमारा बल नहीं है, आज का हमारा सारा सब्जेक्ट मैटर केमिकल चेंज है, उस पर हम अब ध्यान देंगे और शुरुआत करते हैं केमिकल इक्वेशंस को समझने की। देखिए, आपने पिछली क्लासेस के दौरान मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट किया था। वो मैग्नीशियम रिबन के एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने देखा था कि जब वो हवा के संपर्क में आता है मैग्नीशियम रिबन, तो हम जब उसे जलाते हैं तो वो जलता है और आग पैदा करता है। मैं आपको एनसीईआरटी की इस इमेज के वाया ये सारा अपरेटस सेटअप सारा समझा देता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर आपको कहा गया है एक्टिविटी परफॉर्म करिए कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। उस पर किसी भी तरह की कोई लेयर्स चढ़ चुकी हैं जो उसे हवा के संपर्क में आने से रोकें, हमें वो सारी उतारनी है। हमें सैंड पेपर से अच्छे से पहले उसको साफ़ कर लेना है, यानी कि रिबन, मैग्नीशियम रिबन आग और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बीच में कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे, कोई उसके राह में ना आए, उसे साफ़ कर लो। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन हमने ले लिया। देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन है, इसे हमने टंग के साथ, यानी कि ये देखिए चिमटी कह लीजिए, इसके साथ पकड़ लिया। ये मैग्नीशियम रिबन है, और अल्टीमेटली ये जो है हमारा बर्नर है जिससे हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। ये हमारा वॉच ग्लास है, और उसमें जलने के बाद मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो ऐश है, राख है, वो हमें यहाँ रिसीव हो रही है। ओके, तो ये यहाँ पर लिखा है सारा प्रोसेस। तो ये एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझें, मैग्नीशियम यहाँ पर इसे इंग्लिश में कैसे लिखें? तो इंग्लिश में इसे यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आप अपनी पृथ्वी पर होने वाले तमाम केमिकल चेंजेस को इस तरह सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, और वो ऐसे है कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो राख में बदल गया। आप ऐसे सेंटेंस में लिखिए, ये बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सही है। बट अब आपसे मैं पूछता हूँ, तमाम तरह के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, कई बार बहुत बड़े साइज़ के। आप कितना लिखते चले जाएंगे सेंटेंसेस में, ये कितना को पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसे सिंपल करने के लिए फिर हम वर्ड इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। तो वर्ड इक्वेशंस अब आपके सामने हैं। सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन। कैसे करेंगे? मैग्नीशियम लिखिए प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही मैग्नीशियम के संपर्क में आया ना, रिएक्शन हुआ, तो क्या बना हमारे सामने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हो गई वर्ड इक्वेशंस। अब ये इस सेंटेंस से कितनी छोटी है? एग्जैक्टली सेंटेंस में भी यही लिखा है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही लिखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन, अल्टीमेटली रिबन में है तो मैग्नीशियम ही, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और बर्न हुआ तो क्रिएट हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने ये वर्ड इक्वेशंस में लिख दिया। बट बात इतने पे भी नहीं रुकती। अगर हम इसे और ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं और ज़्यादा सरल करना चाहते हैं
अब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम इनके केमिकल फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। और उन केमिकल फार्मूलाज को अगर यूज़ करें तो हमने ये लिखा है, मैग्नीशियम के लिए हमने Mg यूज़ किया है, ऑक्सीजन के लिए हमने O2 यूज़ किया है, और हमारे सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की फॉर्म में आया है। तो अब ये सेंटेंस देखिए पूरा, फिर ये वर्ड इक्वेशन देखिए, और फिर इस छोटी सी केमिकल फार्मूला बेस्ड केमिकल इक्वेशन को देखिए। सारे रिएक्शन को ये जाहिर कर रहा है, बता रहा है। ओके, तो इस तरह से हम ये केमिकल इक्वेशंस के वाया इस प्रकृति में डिफरेंट सब्सटेंसेस जिस मैनर में भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो तमाम तरह के केमिकल चेंजेस के लिए ज़िम्मेवार हैं, हम इन इक्वेशंस के वाया उन्हें एक्सप्रेस करते रहते हैं, समझते रहते हैं। इनको करने का एक तरीका है, इनकी प्रक्रिया है, ये फॉर्मूला है, प्रोसेस है, वो ये है, ध्यान से समझो। अब ये जो इस तरफ हमने लिया ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड, ये मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, तो प्लस का साइन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन लेफ़्ट हैंड साइड पे। असल में केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंज के वाया गुजरेंगे, जिन पे चेंज एग्जीक्यूट होगा, वो लेफ़्ट हैंड साइड पे अवेलेबल ये सब्सटेंसेस हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस होते हैं, चेंज उन पे एग्जीक्यूट होता है, दे आर अंडरगोइंग द चेंज, तो इसलिए हम इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। एक्चुअली दे आर रिएक्टिंग, रिएक्ट ये कर रहे हैं, सो दे आर अंडरगोइंग द चेंज, दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दे आर द रिएक्टेंट्स। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है रिएक्टेंट। ओके, और अब ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, तो ये लोग रिएक्ट हो रहे हैं, तो ये रिएक्ट हो करके लेफ़्ट हैंड साइड मैंने टर्म यूज़ क्यों की, क्योंकि कहीं कोई इनका आउटपुट बन रहा है, ये रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डायरेक्शन बनानी ज़रूरी है। तो ये एरो जिस तरफ एरो हेड पॉइंट करे, ये डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और जिस एरो हेड ने जिस तरफ पॉइंट किया है, हमें जो सब्सटेंस वहाँ मिला है वो प्रोडक्ट है इन रिएक्टेंट्स का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ द प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड पे हमें प्रोडक्ट रिसीव होता है, लेफ़्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देंगे, उस ओर इशारा करता है ये एरो हेड, ये जो हमारे सामने लिखा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द रिएक्टेंट्स कौन है, द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। रिएक्टेंट कौन होते हैं, दो सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, इन्हीं में हो रहा है ना केमिकल चेंज, इन द रिएक्शन, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दे आर द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट कौन होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस फिर बना वो होता है प्रोडक्ट, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने ये जो वर्ड इक्वेशन लिखी थी उसके बारे में लिखा है कि द वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। ये जो पर्टिकुलरली रिएक्टेंट्स हैं, इससे हम प्रोडक्ट तक पहुँचे हैं, इसको इस्टेब्लिश करता है ये एरो। एरो बताता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बदल गए, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं प्लस साइन के साथ। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। इसी तरह से प्रोडक्ट राइट हैंड साइड पे लिखा होता है प्लस साइन के साथ। अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड अकेला है, कोई और सब्सटेंस होते तो यहाँ पे प्लस आ जाता। The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction. Arrowhead point प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है और रिएक्शन की डायरेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। इतनी कहानी समझ आ गई? तो फिर यहाँ पे लिखा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो हमने लिखा है कि वर्ड इक्वेशन से आगे आइए और वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन